नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर बात करेंगे, जो अभी हाल में प्रकाशित हुई है। इसमें भारत की रैंकिंग 107 देशों में 94वीं रही है, जो कि अत्यंत खराब मानी जा सकती है। और भारत को सीरियस कैटेगरी वाले देशों में, यानी कि गंभीर कैटेगरी जो है, उसमें डाला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो 94th है इसकी रैंकिंग, वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। ये बात काफी चिंताजनक है। आइए अब हम इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को विस्तार से समझते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली GHI क्या है? इज अ टूल डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक hunger at global, regional and national level. GHI scores are calculated each year to assess progress and setbacks in combating hunger. यानी कि ये ग्लोबल, वैश्विक, क्षेत्रीय और नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर हंगर को ट्रैक करने की व्यवस्था देता है, जिससे इन देशों या इन रीजन्स में जो भूख से जो मनुष्य जाति की लड़ाई है, उसकी प्रगति यानी प्रोग्रेस, उसके सेटबैक को ट्रैक किया जा सके और उसके अनुसार हम अपनी नीतियों को पुनः बदल सकें या सुधार सकें। ये इंडेक्स कौन निकालता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर्स लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो संस्था है, ये आयरलैंड की है। वहीं जो वेल्थ हंगर्स लाइफ है, इसका पूरा नाम डॉइश वेल्थ हंगर्स लाइफ है। डॉइश का मतलब ही होता है जर्मन, तो ये जर्मनी की संस्था है। तो ये दोनों मिलकर ये इंडेक्स निकालती हैं। ये जो रिपोर्ट है वो हंगर, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन जैसे शब्दों की व्याख्या भी करती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है सिर्फ भूख के बारे में नहीं बताती है, ये बाकी भी कई चीजों के बारे में बताती है। इसीलिए जैसे कि किसी देश में कितने अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड हैं या कितने माल न्यूट्रिशन चाइल्ड हैं, ये सारी बातें ये रिपोर्ट बताती है। जहां हंगर की डेफिनेशन बताते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि सफिशिएंट कैलोरी इंटेक से संबंधित है। हंगर सफिशिएंट कैलोरी इंटेक से संबंधित है, यानी कि कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कम या ज्यादा, उसके आधार पे हंगर को हम डिफाइन करते हैं। वहीं जब हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वहां पे कैलोरी के अलावा, एनर्जी के अलावा प्रोटीन और इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसीज को ये बताता है अंडर न्यूट्रिशन। और वहीं जब माल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो ये अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जब ये दोनों स्थितियां बनती हैं, अंडर न्यूट्रिशन की हो चाहे ओवर न्यूट्रिशन की, तो उसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि GHI में क्या क्या कंपोजिशन होता है। इसमें 3 डायमेंशन है, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। वो डायमेंशंस क्या हैं? पहली इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, दूसरी चाइल्ड मोर्टेलिटी और तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में 2 चीजें आती हैं, वेस्टिंग और स्टंटिंग। जहां वेस्टिंग का मायने ये होता है कि हाइट के मुकाबले कम वेट होना, वहीं स्टंटिंग एज के मुकाबले हाइट का कम होना दिखाता है। यानी कि एज के रेस्पेक्ट में हाइट अगर कम है तो उसे स्टंटिंग बोलेंगे, और अगर हाइट के मुकाबले वेट कम है तो उसे हम वेस्टिंग बोलते हैं। तो देखा जाए, इस इंडेक्स को बनाने में इन 4 इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है, अंडर न्यूरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और वेस्टिंग तथा स्टंटिंग। हालांकि 2015 से पहले जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, उसमें सिर्फ अंडर वेट को काउंट किया जाता था। 2015 के बाद वेस्टिंग और स्टंटिंग को काउंट किया जाने लगा। अब देख लेते हैं कि आखिर ये GHI कैसे कैलकुलेट होता है। पहले तो सभी जो देश हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं, 4 इंडिकेटर्स को वहां से लिया जाता है, अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। जहां अंडर नूरिशमेंट हम बात कर रहे हैं, कैलोरिक इंटेक को दिखाता है। चाइल्ड वेस्टिंग लो वेट फॉर देयर हाइट, यानी कि हाइट के मुकाबले लो वेस्ट को दिखाता है। ये वस्तुतः एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है, यानी कि तीव्र प्रवृत्ति वाले अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है। वहीं चाइल्ड स्टंटिंग हमने ये भी बताया है कि अगर एज के मुकाबले हाइट कम है तो उसे हम चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं, और ये क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को दर्शाता है, यानी कि लंबे समय से जो चला आ रहा है अंडर न्यूट्रिशन, उस चीज को ये चाइल्ड स्टंटिंग दर्शाता है। वहीं अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो 5 साल से छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी रेट को ही चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, और ये वस्तुतः इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और अनहेल्दी इन्वायरमेंट दोनों चीजों को बताता है। उसके बाद होता क्या, ये जो सारे 4 कंपोनेंट्स हैं उनको 100 पॉइंट की स्केल पर स्कोर दिया जाता है, और उसके आधार पर इस इंडेक्स की गणना की जाती है। जो अगर किसी कंट्री का 0 स्कोर है तो उसका मतलब होता है कि कोई भी हंगर नहीं है, और 100 का मतलब होता है कि एक्सट्रीम हंगर, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर है, वो वहां पर है। और ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस प्राय नहीं देखने को मिलते हैं, और कंट्रीज का जो स्कोर होता है इनके बीच में कहीं होता है।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर स्कोर कंट्री का जो स्कोर है वो 9.9 से कम है तो वहां पे लो कहा जाएगा, 10.0 और 19.9 है तो वहां मॉडरेट स्थिति कही जाएगी हंगर की। अगर 20.0 से 34.9 तक है जीएचआई की वैल्यू तो वहां पे सीरियस कहा जाएगा, सीरियस कंडीशन है हंगर की। और अगर 35.0 से 49.9 है तो अलार्मिंग कंडीशन बोला जाएगा। वहीं अगर ये स्कोर 50 से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन उस देश की बोली जाएगी। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो प्रायः जो देश हैं वहां पे कुछ देशों को इंक्लूड नहीं किया है जो बहुत अमीर देश हैं, या तो वो जो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका को देखिए, या फिर वो देश जिनके हम डाटा इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं, उन देशों को बाहर रखा गया है। वहीं जो लो कैटेगरी वाले जो देश हैं, देखिए ये जो साउथ अमेरिका या फिर रशिया वाला जो इलाका है ये लो कैटेगरी वाले देश हैं। और वहीं जब आप इंडिया की बात करते हैं तो ये सीरियस कैटेगरी वाले देशों में इंडिया आता है, क्योंकि ये देखिए सीरियस कैटेगरी 20.0 से 34.9 है, जबकि इंडिया ने जो स्कोर अचीव किया है वो 27.2 है। इस तरह से इंडिया सीरियस कैटेगरी वाले देशों में आता है। जहां तक एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन की बात है तो यहां इसमें कोई भी देश इस श्रेणी में नहीं आता। वहीं जो 3 देश हैं वो अलार्मिंग कैटेगरी में आते हैं, चाड, तिमोर लेस्ट जिसे पूर्वी तिमोर भी बोलते हैं, ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं, और मेडागास्कर। इसमें से ये 2 कंट्री मेडागास्कर और चाड अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। वहीं तिमोर लेस्ट या पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में पाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। यही एक और इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कि जीएचआई जो स्कोर है उसको पिछले साल के रिपोर्ट से क्या कंपेयर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस प्रश्न का जवाब ये नो के रूप में देता है, और उसका कारण ये बताता है क्योंकि हर साल ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसके लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको इकट्ठा करने के तरीके बदलते रहते हैं। साथ ही जो मेथडोलॉजी है जीएचआई स्कोर को कैलकुलेट करने की वो भी लगातार बदलती रहती है। जैसा कि अभी हम चर्चा भी कराए थे कि 2015 से पहले अंडरवेट एक इंडिकेटर था जिसकी जगह अब स्टंटिंग और वेस्टिंग का प्रयोग होने लगा है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग इस इंडेक्स से 2014 को कंपेयर कर रहे हैं जिस वक्त भारत की रैंकिंग 55वीं थी, और दिखा रहे हैं कि जब से नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद से जो रैंकिंग है 55वीं से गिर के देखिए 94 हो गई। तो एक तरह से बात गलत है, ये पॉलिटिसाइज करने वाली बात है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अब चलिए इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया उसे भी देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कराए हैं कि भारत की जो रैंक है वो 94th है 107 देशों में। 107 देश इसमें लिए गए हैं। ये रिपोर्ट भारत का अवलोकन करते हुए कहती है कि भारत में एक स्टार्क कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो यहां पर 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, ये 2013 के भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बात कह रहा। वहीं फोर्ब्स 2016 की रिपोर्ट के आधार पर उसने ये भी कहा है कि यहाँ पे 84 वर्ल्ड के बिलियनर्स भी हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर वैसे अब वर्तमान में 117 बिलियनर्स भारत में माने जाते हैं फोर्ब्स के अनुसार, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट 84 बिलियनर्स की बात कर रही है। वहीं ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में 1% जो लोग हैं उन्होंने देश की 50% वेल्थ पर कब्जा कर रखा है। और वहीं जो भारत सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ यहां पर सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है अंडर नॉरिश्ड लोगों की। तो ऐसे में ये जो स्टार्क कंट्रास्ट देखने को मिलता है वो भारत के केस को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। इस तरह के डाटे को याद जरूर रखिएगा क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग में बड़े ही सहायक होते हैं। रिपोर्ट आगे कहती है कि भारत में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 15.2% लोग अंडर नॉरिश्ड हैं। वहीं 38.7% बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो स्टंटेड हैं, और 15.1% बच्चे हैं वो वेस्टेड हैं, यानी उनके हाइट के अनुपात में उनका वेट कम है। और वहीं 5 साल से कम उम्र के 4.8% बच्चे मर भी जाते हैं। तो ये भारत की जो स्थिति है काफी चिंताजनक ये रिपोर्ट बताती है। हालांकि अगर हम पिछले सालों से कंपैरिजन में बात करें और ट्रेंड देखें जो इंडिकेटर्स हैं तो वहां पर अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग को छोड़ दें तो भारत ने सभी इंडिकेटर्स में बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि सारी ट्रेजेक्टरीज नीचे की ओर जा रही है, यानी कि भारत में सभी चीजों में कमी आई है। और इन वजहों से रिपोर्ट में भारत की तारीफ भी की गई और रिपोर्ट ने कई सरकारी नीतियों को इसका क्रेडिट भी दिया है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट किस तरह की पॉलिसी को रिकमेंड करती है कि जिससे 2030 तक जो जीरो हंगर का जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकें।
तो पहली जो चीज ये कहती है वो ये कहती है फूड सिस्टम को बेहतर किया जाए, यानी कि जितने लोग हैं उनके अनुपात में, यानी कि उनको भोजन कराने लायक एक तो हम उत्पादन कर सकें फूड का। और वहीं दूसरी बात ये रिपोर्ट कहती है वो फूड सिस्टम के गवर्नेंस को लेके, ताकि जिन लोगों को भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां तक सरकारें भोजन पहुंचा सकें। तीसरा, ये रिपोर्ट सोशल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात करती है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात ये करती है। सरकारों से कहती है कि सोशल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। चौथी जो ये बात करती है रिपोर्ट, वो कहती है कि सरकार को तात्कालिक तथा लॉन्ग टर्म ऐसे डेवलपमेंट गोल बनाने चाहिए या डेवलपमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे भोजन का इक्विटेबल और सस्टेनेबल उत्पादन हो सके और इक्विटेबली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। वहीं अंत में ये रिपोर्ट इस मामले में इंटरनेशनल कॉपरेशन और रेगुलेशन को बढ़ाने की बात करती है ताकि देशों की योजनाएं और क्रियान्वयन पहले से बेहतर हो सके। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।